तो आज मैं फिर आपके लिए एक क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन लेके आ चुका हूँ जो कि पार्ट 1 के फिजिक्स का सब्सिडियरी का क्वेश्चन है। तो आज का जो क्वेश्चन है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से मैंने क्वेश्चन लिया हुआ है। क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इट। मीन आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से क्या समझते हो और ये जो है टेम्परेचर पर इस पर टेम्परेचर किस प्रकार इफेक्ट करती है ये देखना है हमें। पहले हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देख लेते हैं। ओके, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट समझने के लिए पहले आपको समझना पड़ेगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हुआ क्या। जैसे कोई रिएक्शन है A प्लस बी जो है मेरा C प्लस डी बन रहा है, ठीक। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे ये टब है, ठीक। इसमें मैं पानी गिरा रहा हूं, मान लो इसमें इतना पानी भरा हुआ है। जिस गति से मैं इसे पानी गिरा रहा हूं उसी गति से मैं इसमें छेद कर दिया हूं, उसी गति से पानी निकल भी रहा है। तो इसके लेवल पे कोई असर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। मतलब ये क्या है, इक्विलिब्रियम में है। ये क्या है, इक्विलिब्रियम में है। बट ये क्या है, डायनामिक इक्विलिब्रियम। गति है लेकिन दिख नहीं रहा है, लेवल सेम रहेगा। पानी आ भी रहा है, जा भी रहा है। मीन फॉरवर्ड रिएक्शन भी हो रहा है और बैकवर्ड रिएक्शन भी हो रहा है। उसी तरह यहाँ पे A प्लस बी से C प्लस डी भी बन रहा है और C प्लस डी से A प्लस बी भी बन रहा है, लेकिन क्या है, इक्विलिब्रियम में। जितना बन रहा है, जितना फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है उतना ही बैकवर्ड रिएक्शन हो रहा है। फॉरवर्ड रिएक्शन में क्या, इधर से इधर फॉरवर्ड रिएक्शन। बैकवर्ड में C प्लस डी जो A प्लस बी बनेगा वो हुआ बैकवर्ड रिएक्शन। अब बात है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। मीन A प्लस बी C प्लस डी बना रहा है, किस मात्रा में बना रहा है। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है मेरा प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ ए और एक्टिव मास। एक्टिव मास क्या होता है, इसको हम एक्टिव मास कहते हैं। मीन कंसंट्रेशन, ए का कंसंट्रेशन, एक्टिव मास ऑफ ए और एक्टिव मास ऑफ बी के प्रोडक्ट का प्रोपोर्शनल होगा। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ ए इंटू एक्टिव मास ऑफ बी, दोनों के एक्टिव मास का प्रोडक्ट होगा, प्रोपोर्शनल, ठीक। अब बोलोगे एक्टिव मास मैंने बता दिया कंसंट्रेशन है, ठीक। अब जब इसको बराबर करेंगे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू एक कांस्टेंट आएगा के, जो कि फॉरवर्ड है, के एफ, एक्टिव मास ऑफ ए एक्टिव मास ऑफ बी, ठीक। कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। उसी तरह रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या होगा मेरा, इज प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ सी इंटू एक्टिव मास ऑफ डी। उसी तरह रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या आएगा, के बी एक्टिव मास ऑफ सी इंटू एक्टिव मास ऑफ डी। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब हमें क्या करना है, कोई भी, हाँ एक चीज नोट डाल लो, कोई भी केमिकल रिएक्शन जो A प्लस बी और मैंने जो केमिकल रिएक्शन लिखा है ये तभी इक्विलिब्रियम में होगा जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन दोनों आपस में क्या हो, बराबर हो। दोनों आपस में बराबर होना चाहिए। मैं उधर बनाने लगा, इधर बना देता हूँ। अच्छा कोई नहीं, इसको उधर बना रहा हूँ। मीन दोनों जो आपस में बराबर होना चाहिए। मीन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन क्या हम निकाले थे हम, के एफ इंटू ए इंटू बी इक्वल टू के बी इंटू सी इंटू डी। हम के एफ बाय के बी निकाल लेते हैं। के एफ इधर आ गया, के बी इक्वल टू क्या हो गया, एक्टिव मास ऑफ सी एक्टिव मास ऑफ डी एक्टिव मास ऑफ बी, ठीक। इसी के एफ बाय के बी को हम के ई से डिनोट करते हैं।
यही है मेरा के, क्या है मेरा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। हियर के is a इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। यहाँ पे के क्या है मेरा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। मेरा फर्स्ट पार्ट जो है मैंने सॉल्व कर दिया। सेकंड क्या है मुझे टेम्परेचर, इसके बाद मैं इधर बना रहा हूँ। सेकंड क्या है हमको डिस्क्राइब करना है टेम्परेचर पे। बस इसमें क्या करना है आपको, एक मैं फॉर्मूला दूंगा, बस उस फॉर्मूला को लिख देना है, बस हो गया। फॉर टेम्परेचर, फॉर टेम्परेचर के लिए के क्या है, के इज कांस्टेंट, मैंने कि अगर कोई टेम्परेचर आपको दिया हुआ है उस पर के मेरा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। के इज कांस्टेंट फॉर ए गिवन रिएक्शन एट ए गिवन टेम्परेचर। ठीक, दिए हुए टेम्परेचर पे जो है के हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। वैसे मैंने इफेक्ट यहाँ लिख दिया है। हाँ, अगर चेंज करेंगे तो किस अनुसार चेंज होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ log 10 K2 बटे K1 इक्वल टू डेल एच बटे 2.303 R इंटू T2 माइनस T1 बटे T1 माइनस T2। देखो ये K2 के लिए मेरा T2 है और K1 के लिए मेरा T1 है। अब बात आ रहा है, अगर डेल एच का मान 0 से कम होगा या 0 के बराबर होगा, 0 से अधिक होगा, तो इस पे क्या असर पड़ेगा। अगर 0 के बराबर होगा तो K2 इक्वल टू K1 हो जाएगा। 0 से कम और 0 से अधिक सबके लिए अपना अपना कंडीशन है। आप एग्जाम बस इतना ही लिख दो, आपको नंबर मिल जाएगा। ओके।